सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? अरे पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आज जिस आत्मा से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं, इस आत्मा पे ये बात हूबहू कॉपी होती है। उसके मन में निश्चय हुआ, मुझे परमपिता परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान लेना है। टेलीविज़न के द्वारा बहन ने एक दो उनके प्रोग्राम सुने। उसके बाद अपने घर के नज़दीकी संस्था की एड्रेस निकाली और चल पड़ी बाबा के घर की ओर। बाबा हम बोलते हैं परमपिता परमात्मा को। बाबा बोलने से हमें एक संबंध में निकटता का एहसास होता है। तो उसने कहा आज मुझे आश्रम जाना है। वो बहन ने रक्षा ली अपने घर के नज़दीक के लिए और चल पड़ी। शायद रक्षा वाले को रास्ता समझ में नहीं आया, वो बहुत देर उनको घुमाता रहा। उसने कहा बहन जी बहुत देर घूम लिए, आपका रास्ता यहाँ तो एड्रेस गलत है, यहाँ आपको जहाँ जाना है आपको पता नहीं। उस बहन ने उस रिक्शा वाले को वहीं छोड़ा और छोड़ने के बाद पैदल चलती 2 मिनट के अंदर अपने स्थान पर पहुँच गई। स्थान माना परमपिता परमात्मा का आश्रम, जिसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उस विद्यालय में प्रवेश करते ही हमारा एक मेडिटेशन हॉल आता है, जहाँ हमने चित्र रखा हुआ है परमपिता परमात्मा का। यूँ तो परमात्मा विचित्र है, मगर इस युग में जिस तन का आधार लेकर जिस तन को उन्होंने रथ कहा, उस रथ का हम चित्र रखते हैं। वो मनुष्य रथ, जिसको शास्त्रों में भागीरथी कहा जाता है कि भागीरथी के मुख से गंगा बहती है। ये वो ज्ञान गंगा ब्रह्मा बाबा के मुख से बहती है। उस रूम में जाते उस बहन के मुख से अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू जो होते हैं ना, ये धुवन है, आत्मा पे लगी मैल का धुवन है। जब आप किसी अपने नज़दीकी मित्र बंधु सखा किसके आगे रोते हैं, दिल किसके आगे खोलते हैं? जो कोई अपना होता है। अब ईश्वर से बड़ा अपना कौन हो सकता है? तो आत्मा जिस दिन पहले दिन ही बाबा के घर पे पहुंची तो उसे लगा कि ये तो मेरा कोई अपना ही है। और उसके बाद दीदियों ने उसे ढाढ़स बंधाया, उसका परिचय लिया और उसको ज्ञान कोर्स कराया। ये थी निश्चय बुद्धि होने की पहली निशानी। उस आत्मा का निश्चय उसे उस घर तक लेके आया। आज कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है? और आज इतना घोर कलयुग का अंत का समय चल रहा है। दुख, रोग, संताप, बीमारी, द्वेष, हर प्रकार के कलेश हर आत्मा के चारों ओर हैं। हर शरीर में ये जैसे बैठे हुए हैं घर करके। तो उस आत्मा के साथ भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। कैसे उन्होंने उसका निवारण ढूंढा, कैसे वो उस तरफ चली, फिर कैसे वो हमारे मधुबन पहुंची। मधुबन हमारा सबसे उच्च स्थान है, जहाँ परमपिता परमात्मा ने सर्वप्रथम आकर वहाँ ज्ञान दिया है भारतवर्ष में। और वो बहन को वहाँ भी बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हुई। उसके बाद जब उनके कार्यालय जो बंद थे, जिसमें वो कार्यरत थी, जब कार्यालय खुले तो उनको संदेश आया आपको ज्वाइन करना है। अब आत्मा के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था। वो सोचने लगी कि मैं अपने ऑफिस कैसे जाऊंगी। फिर वही उन्होंने बाबा से अपना तार जोड़ा, बाबा से रिक्वेस्ट करी, बाबा मैं कैसे जाऊंगी? तो उसी समय उनको 3-4 लोगों के फ़ोन आए, उन भाइयों के जो ज्ञान से जुड़े हुए थे, उसी कार्यालय में कार्यरत थे। उन्होंने उनको फ़ोन किया कि बहन हम भी कल से ऑफिस ज्वाइन करें, आप चलिए हमारे साथ चलिए। एक नहीं 3-3 भाइयों ने उनको फ़ोन करके कहा आप चलिए हमारे साथ। तो ऐसी और भी
छोटी छोटी समस्या उनके जीवन में आए, हम जब अपनी समस्याओं को ईश्वर को अर्पित करके उससे समाधान मांगते हैं ना, तो बहुत सहज हो जाता है। वो जो मुश्किल राह है वो बड़ी सहज हो जाती है, क्योंकि सहजता से जो किया जाता है उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स में चीज़ें की जाती हैं उनके रिजल्ट भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आइए ऐसे एक सहज आत्मा से मिलते हैं। इन बहन का नाम है कोमल, ये ज्ञान में पिछले कुछ वर्ष से हैं, उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की प्यार भरी बाबा से मिलन की कहानी। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके कोमल है। मैं मोती नगर में रहती हूँ। बाबा के ज्ञान में 12-13 साल से चल रही हूँ और अनुभव तो बहुत सारे हैं, बट मैं कैसे आई थी पहले मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि वो समय कुछ ऐसा था 12-13 साल पहले कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी जीवन में, और उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो जब कोई ज़्यादा मन ख़राब होता था तो बस खूब सारा रो लेते थे। तो उस समय में एक दिन ऐसे ही मैं टीवी देख रही थी, तो टीवी पे राष्ट्रीय सहारा चैनल पे कोई ब्रह्मा कुमारीज़ का प्रोग्राम आ रहा था। तो मैं उसको देखने लगी, वहीं अटक गई। तो देखते देखते उसमें वहाँ जो बहन थी स्टेज पर, उन्होंने एक छोटा सा बिल्कुल 2 मिनट का एक मेडिटेशन कराया, और वो मेडिटेशन जो था वो वहाँ पर ऑन स्क्रीन और मैं सामने हूँ, टीवी पर हो रहा है, और एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत शांति फील कर रही हूँ। तो जल्दी से उन्होंने लास्ट में कुछ फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए और कुछ एड्रेसेस वगैरह दिए। वो मैंने वहीं न्यूज़पेपर पढ़ा था टेबल पे, तो साइड पे पेंसिल से लिख लिया उसको, एड्रेस और नंबर को। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ जो टिप्स दिए थे कि आप अगर नेगेटिव से कुछ क्रिएट करते हो तो उसका नेगेटिव ही रिज़ल्ट आता है, ब्लैक पेन से कुछ बनाओगे तो काला ही दिखेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो वो भी वहाँ न्यूज़पेपर के कोने पे लिख लिया मैंने, और 1-2 दिन जो उसका प्रैक्टिस की, तो 1-2 दिन में ही, जहाँ मेरे थोड़े संबंध बहुत ही ऐसे थे कुछ लोगों के साथ, तो 2 दिन में ही मुझे उनसे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिले, 2 ही दिन में। उसके बाद मैं वर्किंग हूँ, तो मैं मंडे ट्यूसडे जैसे ऑफिस जा रही थी। तो एक दिन बस जब मैं मेट्रो से लौट रही थी, तो बस अंदर से ये लगा कि मुझे ये फ़ोन करके एड्रेस लेके और जाना है वहाँ पर। तो जून का महीना था, ऐसे 29 जून मुझे अभी तक याद है वो डेट। तो मैं मेट्रो से उतरी ऑफिस से, शाम को जब घर आई तो मैंने फ़ोन करके नंबर ले लिए थे कि पंजाबी बाग या आसपास कहाँ सेंटर्स हैं। तो मुझे पंजाबी बाग में एक सेंटर का नंबर और एड्रेस दिया गया। तो मैं मेट्रो से उतर के तो रिक्शा पर बैठ के और चले गई। हम मोती नगर में भी नए थे उस समय, तो मुझे पता नहीं था पंजाबी बाग कहाँ है कैसे है। तो रिक्शा वाला भैया को मैंने बोला मुझे यहाँ जाना है, आप मुझे पहुँचा दो। तो एड्रेस तो था पर मिल नहीं पा रहा था मुझे। तो वो रिक्शा वाला भैया बोल रहा था कि आपके बहुत पैसे लग जाएंगे, आप घूमते जा रहे हो इधर। पर मन में एक ऐसी कुछ आ गई थी दृढ़ता कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ हो जाए, जब तक मुझे बाबा का घर नहीं, आश्रम का पता नहीं चलता। फिर वहाँ काफ़ी घूमते घूमते करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा, तो किसी ने मुझे बताया कि वहाँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, उसके पास में अपार्टमेंट है, वहाँ पर पड़ेगा। फिर वहाँ जब मैं बाबा के घर पहुँची और बाबा के रूम में जाकर बैठी, तो मेरे अंदर से कुछ नहीं आ रहा था, बस सिर्फ आंसू आ रहे थे। बस वो आंसू आते रहे। तो बहन ने बोला कि जो सीनियर बहन है वो आएंगी, दीदी, तो वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगी, तब तक आप मेडिटेशन रूम में बैठो। बट वहाँ से फिर जब उन्होंने, दीदी ने बाहर बुलाया, फिर उन्होंने बताया आपको 7 डे कोर्स करना है।
तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे 7 डे कोर्स करना है या क्या करना है या ये मुझे क्या बताएंगे, कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि मुझे जहाँ आना था वहाँ मैं आ चुकी हूँ। तो ये बाबा का जो एक्सपीरियंस है ये मुझे कभी नहीं भूलता। और हमेशा जब कुछ थोड़ा सा मन ऐसा होता है तो सिर्फ मुझे बाबा के वो वाला पहला चित्र जो मैंने बाबा के घर में पंजाबी बाग में देखा था वो मेरे सामने आ जाता है। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, मैं बाबा का वो चित्र कभी नहीं भूलती जिसमें बाबा दोनों हाथ फैलाकर आओ बच्चे कह रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर अनुभव है। उसके बाद मैं पहला अनुभव अपना मधुबन का बताना चाहती हूँ। वो भी ऐसा अनुभव है कि बस खुद को भी ना अंदर से वो गूस बम्स आते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे समय में जहाँ चारों ओर पूरे वर्ल्ड में त्राही त्राही है और आप अंदर से एक इतनी ब्लिस की फीलिंग है आपके अंदर, सोच नहीं सकते, अनइमेजिनेबल है। तो मैं जब मधुबन गई और जब फर्स्ट टाइम जाना था तो उन्होंने कहा फेब की डेट्स हैं, तो उस टाइम बेटे के स्कूल के एग्ज़ाम्स थे। तो वहाँ ही बैठकर मैं रोना शुरू हो गई कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि फेब में तो बेटे के एग्ज़ाम्स हैं। तो फिर वहाँ दीदी ने बोला कि ऐसे क्यों सोच रहे हो, अभी तो बाबा का दोबारा अक्टूबर से टाइम शुरू हो जाएगा, फिर भी जा सकते हैं। तो फिर मुझे दिसंबर में मिला टर्न, दिसंबर में दिल्ली का था। मुझे अभी तक याद है 2 दिसंबर था वो डेट जब हम मधुबन पहुँचे थे। और मधुबन पहुँच के फिर वहाँ बाबा मिलन का जो हॉल में तो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो शब्दों में मैं क्या कहूँ कि इतना सुंदर अनुभव है। और उसके बाद क्या हुआ, दीदी ने कहा कि हम ना साइट सीइंग के लिए जाएंगे, तो पांडव भवन जाने के लिए बोला था। और वहाँ बोला जो भी आपके मन में है आप वो बाबा को पत्र लिख कर दे सकते हो। तो वहाँ मैंने बाबा को पत्र लिखा कि अभी तो इतने महीने तो मैं आ गई हूँ ना, सेंटर पे रोज़ रोज़ आ जाती हूँ, लेकिन अब सर्दी शुरू हो रही है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अब मैं पूरी सर्दी आपके आश्रम में नहीं आऊँगी, जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी फिर आऊँगी क्योंकि सुबह अंधेरा होता है। तो ये बाबा को लिख दिया कि सवेरे नहीं आऊँगी अभी। तो ऐसा सब लिख के और हम लोग आ गए इधर। अभी यहाँ क्या है, फिर शिवरात्रि के आसपास जो झंडे के प्रोग्राम्स बाबा के बच्चों के घरों में होते हैं, तो हमारे मोती नगर में एक बहन थी, उसने वो पंजाबी बाग सेंटर पे स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर झंडे का प्रोग्राम है तो आप आइए ज़रूर। तो हम लोग गए वहाँ। फिर वहाँ भी उन्होंने कहा अनुभव शेयरिंग थी, सब कुछ था, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ जब मैंने सारा अपना बता दिया कि मैं मोती नगर में यहाँ रहती हूँ, तो जब वो प्रोग्राम पूरा हो गया तो एक बहन वहाँ से उठकर आई और बोली आप मोती नगर में कहाँ रहते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारा D47 है। तो उन्होंने कहा मैं D44 में रहती हूँ। और वो करमपुरा डेली क्लास करती थी। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा मैं सुबह 6 बजे जाती हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हो, है ना। तो जो मैं वहाँ बाबा को कह के आई थी कि सर्दी में मुझे डर लगता है, मैं सेंटर में नहीं आऊँगी, तो वहाँ से फिर हर दिन, फिर आज दिन तक, मतलब लॉकडाउन से पहले तक, तो रेगुलर हमने क्लासेस की हैं। और ऐसे बाबा की मदद जो है वो समय समय पर, मतलब हर एक दिन अनुभव है, अनुभव का ये सिलसिला है। बाबा के प्यार की पालना की असीम है। ये कितना मतलब शब्दों में कितना कर सकते हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। और अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो समय लगता है कि बाबा का जो ये बाबा ने समय दिया है कि अभी तुम थोड़ा सा और पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हो। तो आजकल क्या होता है, जब सवेरे योग कर लेते हैं उसके बाद जब भी दोबारा समय मिलता है तो लगता है फिर से बैठ जाओ। और लगता है ये बाबा ना इशारा कर रहे हैं कि ये जो कलयुग की घड़ियां हैं और इतनी
ऐसा समय है चारों ओर, तो आप विश्व को सकाश दो, सभी आत्माओं को सहयोग दो, उनकी दुख शांति पीड़ा दूर करो। तो ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अप्रैल में ऑफिस जाने का ऑर्डर मिला, तो मैं ड्राइव नहीं करती और मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं बाबा को कह रही थी कि अभी बाबा आप ही देखो मैं कैसे जाऊंगी। ऑफिस बात की तो उन्होंने कहा हर एक को व्हीकल प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर सोचा कि अभी ठीक है, अब पहुँचाना आपने है बाबा। तो वहाँ ऑफिस के हमारी बिल्डिंग में ही 3 भाई हैं जो बाबा के बच्चे क्लास करते हैं। तो उन तीनों का मुझे बारी बारी फ़ोन आया कि दीदी आप हमारे साथ, हम ऑफिस जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। अब ये होता है इस समय कि मैं तीनों में से कभी एक को, कभी किसी और भाई को, कभी किसी और भाई को कहती हूँ कि हाँ जी आपके साथ चलती हूँ। तो मतलब जो भी होता है, छोटे से छोटा संकल्प, कोई भी मन में बात होती है, मैं यही कहना चाहती हूँ थ्रू दिस ये जो बाबा का प्रभु प्राप्ति का सहज अनुभव का जो प्रोग्राम है, इसके द्वारा कि प्लीज़ वंचित मत करो अपने आप को इस ईश्वरीय प्रेम से। हमने आज तक मनुष्य प्रेम को जाना है, तो हमने ईश्वरीय प्रेम को जाना नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए बाबा को, आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो दाता है, वो तो झोली भर रहा है, निरंतर भरता है। तो हर समय बस मन में अब ये लगता है कि बाबा अब आपने मेरे लिए सब किया है, अब मैं क्या करूं आपके लिए। तो बाबा पता क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि एक माली को बगीचे से क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बगीचे का काम है खिलना, तो तुम खिलो। तो ये अंदर से आता है कि बाबा कैसे हम विश्व में एक सुंदर, सुखी, शांत बना सकें संसार। ये हम सबके सहयोग से ही ये हो पाएगा। और बाबा ने कोई कमी नहीं दी है। बाबा कहते हैं तुम बस एक बार मुझे बोलो। और जब सवेरे बाबा से बात कर लेते हैं, इतने सालों में जब से मैं बाबा के पास आई हूँ, जब हमारी लाइफ थोड़ी ऐसी थी, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ रोना ही आता था। और आज ये कंडीशन है कि बाबा के घर आके आंसू सबसे पहले बाबा ने सुखाए। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ थोड़े शब्दों में। ओम शांति। ओम शांति। अब सारे गम दूर हो गए, सिर पर प्रभु का साया है। अब सारे गम दूर हो गए, सिर पर प्रभु का साया है। बता नहीं सकते शब्दों में कितना सुख पाया है। शुक्रिया जी आपका अनुभव सुनाने के लिए। शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए। प्रभु प्रेम से मिले सुख कितने, ये समझाने के लिए। ओम शांति। चिंतन से ही होगा आत्म